गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका वेदांता कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम एच.एस. राणा है और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उसकी परिभाषा क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, उसके बेसिक जो सेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देन कितनी टाइप की इकोनॉमी होती है, पूरे वर्ल्ड में किस किस तरह की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। So let us start. So first of all, we'll take what is economics? What is economics? जो बेसिक चीज है वो हमें जाननी है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम बोलते रहते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, लेकिन होता क्या है इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक समझता हूं मैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इट इज ए सब्जेक्ट which studies about the management of resources available to us for its optimal use, for benefit of its citizens. So this is a मोटा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको हर सब्जेक्ट की, हर चीज की पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर डेफिनेशन का बारे में पता नहीं है आपको, तो मैं नहीं समझता कि आप फिर आगे बढ़ पाओगे। डेफिनेशन हर उस व्यक्ति के नाम के तरह होता है जिससे आप बातचीत करते हो। मान लो आप मुझसे मिल, मैंने पहले आपको अपना नाम बताया, फिर मैं अपना काम बता रहा हूं आपको, और फिर सारी बातचीत आगे बढ़ रही है। ऐसे ही सब्जेक्ट भी होता है, उसकी परिभाषा जाने बिना हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जान सकते हैं। तो एक फाउंडेशन होती है, जो परिभाषा होती है, परिभाषा हर सब्जेक्ट की एक फाउंडेशन की तरह होती है। तो हमें ये पता लग गया कि ये बेसिकली क्या करता है इकोनॉमिक्स। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरल रिसोर्सेज या वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, उनको मैनेज करता है ताकि वो अपने सिटीजन्स की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव कर सके। ये परिभाषा हो गई। नाउ इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु स्टार्टेड दिस कंसेप्ट की कोई चीज इकोनॉमिक्स के नाम से भी होती है, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, या इसकी पूरी इन डेप्थ एनालाइज करके हम अपने देश के जो सिटीजन्स होते हैं उनका वेलफेयर कर सकते हैं। वो सारी बातें किसने स्टार्ट की? सो ही वाज एडम स्मिथ। Adam Smith was a person who is considered the proponent or father of the subject economics. तो आपको याद रखना है, एडम स्मिथ जो प्रोपोनेंट हैं, फादर हैं इकोनॉमिक्स के, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें ये बुक लिखी थी, आपको पता होना चाहिए कि ये बुक कब लिखी गई थी। 1776 में ये बुक लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ मनी बताया। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी। अब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है एक कि हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी, कब लिखी? 1776 में। और उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा? द साइंस ऑफ मनी। तो ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें हम आगे चलते हैं। इंडिया में कौन है जो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं? ही वॉज विश्वेश्वरैया।
विश्वेश्वरैया, ही इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। आपको यह भी ध्यान रखना है, बिकॉज पूरे वर्ड की बात करें और सब्जेक्ट की बात करें तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट इन इंडियन कंटेक्स्ट ही वाज विश्वेश्वरैया। ओके, तो अब हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके प्रोपोनेंट कौन थे? अगेन एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ ने ही दिया कंसेप्ट। एंड हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ही वाज J.M. केन्स। यह नाम याद रखना आपको, J.M. केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया था। नाउ अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है? Now micro, as it's this word suggest, micro means very small, सूक्ष्म हिंदी में कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है इसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में। माइक्रो मीन्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, which deals with study of very small level units, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 यूनिट, कोई एक यूनिट है, 1 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री, 1 ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये माइक्रो लेवल पे स्टडी होती है किसी एक फैमिली की, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक प्रोडक्शन यूनिट की। इस तरह से स्टडी जो होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करता है, बहुत डीप स्टडी करता है। बट सेकंड पार्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस ब्रांच मैं सारा नहीं लिखूंगा, अब आप समझ आ जाएगी। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with economy as a whole or larger organizations। ओके, अब इसका एग्जांपल लें हम तो क्या हो सकता है? जैसे नेशनल इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी, अब इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई एक चीज थोड़ी स्टडी करनी है, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी इकोनॉमिक पॉलिसी में। ऐसे ही नेशनल इकोनॉमी स्टडी करनी तो बहुत सारा सिस्टम जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो इट इज मैक्रो लेवल, बड़ा स्तर है ये, ठीक है। तो ऐसे जैसे अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है देश की, किसी देश की, तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स स्टडी करने पड़ेंगे, तब जाके आप मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हो। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये भी मैक्रो में आएगा। जैसे पॉवर्टी इज ए कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पॉवर्टी, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये बड़े स्तर पर, बड़े डिटेल में, पूरे बड़े लार्ज स्केल पर स्टडी होती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स दिस। Macroeconomics, there are two types of economics. One is micro, another is macro. Micro concept was given by Adam Smith, who is the father of economics itself. Then second, macro is J.M. Keynes. He is the proponent of this concept, where it includes the larger scale study of the bigger organizations. तो ये आपको कंसेप्ट आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इकोनॉमी की बात। जैसे बार बार बात होती है, इकोनॉमी हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थ व्यवस्था। इसमें इस शब्द से वाकिफ होंगे आप।
तो इकोनॉमी क्या होती है? एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमल लिख लेते हैं, द ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सोशल, इकोनॉमिक and overall development of citizens. Again the target is citizen. हर कहीं सिटीजन के लिए काम किया जाता है। जो भी जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, वो किसके लिए काम करती हैं? अपने सिटीजन के लिए। अपने जो लोग रहते हैं कंट्री के अंदर, उनका भला करना है, उनका विकास करना है, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए लाइफ के अंदर। So everywhere we are targeting the citizens. सभी सर्विसेज, सभी प्रोडक्शन, सभी जितना भी सारा हो रहा है, who is the ultimate beneficiary? The citizens. उनके लिए ही काम कर रहे होते हैं। तभी देश डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है, जब हमारे जो नागरिक हैं उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, तभी हम उनको उन्नत देश कह सकते हैं, तभी हम उन लोगों को एक विकसित देश के नागरिक कह सकते हैं। तो ये दिस थिंग यू नीड टू मेक क्लियर कि क्या है। नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी तो है, बट सेक्टर्स क्या है, अलग अलग क्या है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या लेना है आपको? सेक्टर बहुत सारे डिफरेंट इसके बेसिस लिए हुए हैं, किस आधार पर डेफिनेशन दी जा रही है वो आपको देखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रोसेस, बेस्ड ऑन वर्क, based on ओनरशिप, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। नाउ दिस वन इज जैसे नेचर। अगर नेचर की बात करूं मैं, यहां नेचर के आधार पर लूं तो ऐसा सेक्टर जैसे this is primary sector. The first one is called primary sector. Okay. The second one is called secondary sector. Secondary sector. Third one is tertiary sector. Then quadrennial sector, then quinary sector। तो ये 5 सेक्टर जो है नेचर के हिसाब से हैं। अब मैं इनको थोड़ा डिफाइन कर दूं आपको। प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पर जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो नेचर बेस्ड होता है। द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डायरेक्टली लिंक्ड टू नेचर, यू नो, नेचर की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब यहां क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। हॉर्टिकल्चर, फिशरीज। अब पानी में से फिश पैदा होती है तो नेचर से मिला है पानी हमें, है ना। उसके बाद जैसे आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब अब पशुपालन है तो वो पशुपालन कैसे, मतलब नेचर से कनेक्टेड है, नेचर ही उसको पैदा कर रही है। हम खुद कारखाने में उत्पादन नहीं कर रहे पशु का, इसलिए दैट इज नेचर बेस्ड। देन माइनिंग। अब जो माइनिंग हो रही है ना वो नेचुरल प्रोड्यूस की हो रही है, नेचुरल जो एंडोमेंट है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसकी हो रही है। एरियाज विच आर कवर्ड अंडर द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए। नाउ जो ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज लीस्ट, सबसे कम
जीडीपी में, जो हमारा जीडीपी होता है उसमें सबसे कम इसका कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज अबाउट 16%। 16% ही हमारे जीडीपी में इसका सहयोग मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। बट दूसरी साइड जो है एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जो है ये सेक्टर देता है, 50%। जीडीपी में सबसे कम बट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा इस सेक्टर का योगदान रहता है। देन सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? इंडस्ट्रीज हुआ, विनिर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे मान लीजिए लोहा उत्पादन हो रहा है, स्टील पैदा की जा रही है, बड़े बड़े कारखाने हैं, या बड़े बड़े कारखानों में कुछ और चीज पैदा की जा रही है, गाड़ियां बन रही हैं, ऐसे फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, ऐसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर निर्माण हो रहा होता है, विनिर्माण भी होता है इसमें। जैसे मान लो वैल्यू एडिशन होता है। जैसे मान लीजिए निर्माण हुआ आटे का, आटा पैदा हुआ, अपनी जो फैक्ट्री है आटे की, उसमें आटा पैदा हुआ, लेकिन विनिर्माण क्या हुआ? वैल्यू एडिशन कैसे हुआ? जब उस आटे के बिस्किट बने, सूजी बनी, मैदा बना, तो उस तरह का जो है दैट इज वैल्यू एडिशन इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्टर। तो ये आपको ध्यान देना है। नाउ दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी अप फॉर अबाउट 30%। 30% इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लगातार इसमें टैक्स देते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दे आर कनेक्टेड टू द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, गुड्स। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है हमें, 30% ये कंट्रीब्यूट करता है। टर्शरी, नाउ तीसरा जो सेक्टर है इकोनॉमी का, दैट इज टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या आता है? इसमें है टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। मतलब ये समझ लो कि जो सर्विसेज होती हैं वो इस सेक्टर में आती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात जब होती है तो यहाँ गुड्स आ गई, यहाँ टर्शरी में सर्विसेज आती हैं। तो इसमें जैसे सर्विसेज में क्या क्या कवर कर सकते हैं आप? जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, जो कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये है, ये सब चीजें इसमें कवर होती हैं। तो सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारा बीएसएनएल है, ये सर्विस देता है, रिलायंस है, ये सर्विस देता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये टर्शरी सेक्टर में कवर किया जाता है। और आपको बता सकता हूं मैं बड़े गर्व से कि जो सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 54% ऑफ जीडीपी। जो हमारा जीडीपी है देश का, उसमें 54% का कंट्रीब्यूशन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मींस गुड्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ इससे मालूम पड़ रहा है, हालांकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है जीडीपी में हमारे देश के हिसाब से, दैट इज द मैक्सिमम फ्रॉम दिस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ओके, नाउ दिस इज नॉलेज सेक्टर। जो ये चौथा सेक्टर है, क्वार्टरनरी है, ये क्वार्टरनरी सेक्टर। नॉलेज एंड R&D प्लस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो बड़ी बड़ी बातें नॉलेज की होती हैं, जैसे कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये लोग बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली दे गेट इनटू द स्टडी ऑफ वेरियस नॉलेज सेक्टर्स, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि चौथे सेक्टर में आता है। देन पांचवा जो सेक्टर है, इसमें अगेन वही द reputed high level decision making process। जैसे मान लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आज प्राइवेट बहुत ज्यादा है, तो यूनिवर्सिटी कहाँ आएगी? इस वाले सेक्टर में फॉल करती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। मान लो एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, या कोई और देश के लिए कुछ ऐसा
नीति निर्माण हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग हो रहा है, तो उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से वी हैव बेस्ड ऑन द नेचर of economic processes, we have 5 sectors, this primary sector, secondary sector and tertiary sector, जो कि बहुत ज़्यादा पूरे हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। Everybody needs these sectors because everybody is directly connected to these things, you know। 3 सेक्टर इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इनका एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो इसमें क्या है, 50% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देश में सभी लोग जो काम करने लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में काम करते हैं लोग, हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो सारे इसमें आते हैं। देन सेकेंडरी इज इंडस्ट्री, डायरेक्ट प्रोडक्शन प्लस वैल्यू एडिशन, 30% ये कंट्रीब्यूट करता है। टर्शरी इज एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, देन इवन रेलवे। तो रेलवे बहुत बड़ा जो एक सेक्टर है जो इस उसमें आता है, ट्रांसपोर्ट में आता है, एजुकेशन, कोचिंग एंड एवरीथिंग। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप टू द 54% टू जीडीपी। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। देन बाकी 2 सेक्टर भी हैं जो इतना है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको इसमें नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ बेस्ड ऑन द नेचर, अब मैं दूसरा बताऊंगा आपको, बेस्ड ऑन द वर्क, देन ओनरशिप। तो मैं ये 2 चीजें आपको बताता हूं। बेस्ड ऑन द वर्क, कहते हैं 2 सेक्टर। दो सेक्टर हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो जैसे इसके नाम से पता है, जैसे जहां पर वेयर द वर्क कंडीशंस लाइक सैलरी, वर्किंग आवर्स, एटसेट्रा आर फिक्स्ड। ये चीजें फिक्स होनी चाहिए वहां पर, जहां पर हर चीज फिक्स है कि इतनी सैलरी मिलेगी, आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी इस बेसिस पे होगी, वहां पर जो है आपको इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक काम करना है। तो ये जब जहां सारी कंडीशंस फिक्स होती हैं पहले से और एक रूल के तहत जो है सिस्टम गवर्न होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जहां पर ये सारी चीजें मिसिंग होती है। देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ सैलरी, सैलरी पक्का नहीं है, वर्किंग आवर्स पक्का नहीं है, ठीक है। का मतलब इसमें जो आती हैं शॉप्स आती हैं और बड़ी ऐसी प्राइवेट फैक्ट्रीज आती हैं जहां पर कोई वर्क कंडीशंस ज्यादा फिक्स नहीं होती हैं, तो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। वहां सैलरी का पक्का पता नहीं है, अगर ज्यादा इनकम हो गई तो ज्यादा सैलरी दे देंगे, अगर नहीं हुई इनकम तो सैलरी कम कर देंगे, काम ज्यादा होगा तो लंबा काम करवा लेंगे आपसे, और अगर काम कम होगा तो जल्दी छुट्टी कर देंगे। इस तरह से दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और यहाँ पर हर चीज फिक्स होती है। जैसे गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट की बात करूं या टाटा बिरला जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, वो कैसे अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड कंडीशन के तहत जो है गवर्न करते हैं उनकी जॉब को, तो दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये आपको वर्क के बेस्ड ऑन द वर्क ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। पहले हमने 5 सेक्टर पढ़े बेस्ड ऑन द नेचर, बट ये वाला हमने बेस्ड ऑन द वर्क। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर इकोनॉमी कितनी प्रकार की होती है, वो है ये। हम बात इकोनॉमी कर रहे हैं, इकोनॉमी कितनी प्रकार की होती है, पहले नेचर के बेस पे, सेकंड वाज ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। नंबर 1 इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर में मतलब द सेक्टर विच इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ओन किया हुआ है वो गवर्नमेंट के अंडर, जैसे हम लोग जैसे गवर्नमेंट के अंडर जॉब किया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में काम किया, तो दैट इज अंडर ऑर्गेनाइज दिस पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर जो भी होता है, कैपिटल जो होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय
बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वेलफेयर ऑफ सिटीजन। उत्पादन कितना करना होता है? प्रोडक्शन कितना करना है? प्रोडक्शन as much as is required, जितनी जरूरत है उतना ही करना है, अधिक नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं कमाना है। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन, ठीक है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रोडक्शन कितनी करनी होती है यहां पर? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज मच एज वन कैन, जितनी भी कर सकता है, टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट। जब इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही पैसे कमाना है और धन इकट्ठा करना है तो नेचुरली जितना मर्जी कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से दो सेक्टर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तीसरा है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। दिस इज क्या है? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, कैपिटल इज employed by the government as well as private person, ठीक है। अब ये जॉइंट वेंचर है, मतलब पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इस तरह के आ रहे हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट कई बार अपना धन नहीं इन्वेस्ट करना चाहती या कई बार धन की कमी होती है सरकार में, तो आप देखते होंगे कि हम पीपीपी मोड में बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, बहुत सारी सड़कें बना रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। और जो सबसे बड़ा एग्जांपल दैट इज मेट्रो, जो मेट्रो रेल है दिल्ली का, उसमें क्या है? दैट इज पीपीपी मोड। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है पैसा, और जो दिल्ली गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीपीपी मोड। ओके, तो जॉइंट वेंचर होता है इसमें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इसमें ज्यादा रहती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कोई लिमिट नहीं होता, जितना ज्यादा कर सको उतना बढ़िया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेलफेयर भी है पब्लिक का, प्लस प्रॉफिट अर्निंग भी है, क्योंकि यहां प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, तो ये है पीपीपी मोड। कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव में क्या होता है? ये ओनरशिप के बेसिस पे हम इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कहां क्या पढ़ रहे थे, पीछे टॉपिक क्या था और आगे कैसे चले हुए हैं। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है? कैपिटल इज एम्प्लॉयड बाय ग्रुप ऑफ पीपल अंडर सर्टेन
certain government led objectives, sorry, rules. गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव को बहुत सारा प्रोत्साहित किया था पीछे, आप समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था जीडीपी के फॉर्म में भी, और काफी सारे लोगों को काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन वाज ह्यूज इन दिस सेक्टर आल्सो. प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड वेरियस सर्विसेज वाज वेरी हाई. तो इसमें समझ सकते हैं कोऑपरेटिव क्या होता है. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जो गवर्नमेंट के एक्ट के तहत बनती है, रजिस्ट्रेशन में और उसकी पूरी फंक्शनिंग में गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं वो लागू रहते हैं, उनको मानना पड़ता है, उसके तहत काम करना पड़ता है. तो ये जो है इसका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है. बट गवर्नमेंट इज ऑलवेज वॉचिंग दिस काइंड ऑफ सेटअप. तो इसमें कोऑपरेटिव का रोल भी आ गया. ओनरशिप कैसी है, सभी की है, मतलब देयर इज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज बाइंड देमसेल्फ टुगेदर अंडर सर्टेन गवर्नमेंट प्रोविजंस. जैसे कोऑपरेटिव एक्ट है, कोऑपरेटिव के जो रूल बने आगे एक्ट के, उस हिसाब से आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाते हो, देन यू फंक्शन फर्दर. टॉक टू यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज. इकोनॉमीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं. जैसे बहुत सारी तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एंड वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑपरेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. हम देखते हैं इस चीज को, तो मतलब क्या क्या होती हैं. द फर्स्ट वन इज, let us write here types of economies. ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज मतलब नंबर वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहां पर ओनरशिप ऑफ लार्ज प्रोडक्शन हाउसेस इज बाय इंडिविजुअल फर्म्स, प्लेयर्स. ठीक है, तो मतलब इसमें जो होता है अपना पैसा लगाता है व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे होकर के, कोई ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, कोई टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां. तो यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है. मीन्स सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन or means of production are owned by private people. ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब नेचुरली जो व्यक्ति अपना पैसा लगाएगा वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा, ऐसे तो लगाएगा, तो वो पैसा लगाएगा और उसका प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा. That is capitalist economy. There is least interference by government. गवर्नमेंट का कोई खास इसमें रोल नहीं होता है. There is no much interference. एग्जाम्पल्स क्या है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस. अब यहाँ इन कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ होता क्या बेसिकली कि ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ ये जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इस सेक्टर में कहीं ना कहीं इनका इंटरवेंशन रहता है, बाकी प्रोडक्शन में कहीं भी इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है. सो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सेकंड इज सोशलिस्ट economy. Socialist economy. Capital is employed by government.
ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करती है सारे अपने सिस्टम में, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओन करती है सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये इसके जो मेन वो रहता है। जैसे अभी एग्जांपल दूं मैं आपको, तो इसका हम कह सकते हैं अब यूएसएसआर, ऑल्दो किसी हद तक अब वो भी वहां खत्म हो चुका है, बट स्टिल वी कैन से कि यूएसएसआर ने ये काम किया है। मतलब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल को ज्यादा मौका नहीं मिलता काम करने का, यहाँ पर गवर्नमेंट ही हर सेक्टर में अपना पैसा लगा करके अपने लोगों के लिए उनका जो वेलफेयर है उसको मैक्सिमाइज करती है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो, उनकी सोशल कंडीशंस ठीक हो, उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक हो, वो सब गवर्नमेंट तय करती है, कोई इंडिविजुअली कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी तो सुना होगा आपने पहले भी कभी, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब वेयर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोसेसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कुछ सेक्टर में जैसे मान लीजिए हेल्थ है, तो मैं इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। इसमें क्या होता है, आप देखो जरा, थोड़ा सा सोचो जरा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं एजुकेशन के लिए, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, इंडिया में। वैसे ही बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं, जैसे यहाँ लवली यूनिवर्सिटी है ना, ऐसे जैसे यहाँ मंडी में अभिलाषी यूनिवर्सिटी है, वैसे ही चितकारा यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट की हैं, एचपी यूनिवर्सिटी है, एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की भी हैं और प्राइवेट लोगों की भी हैं। वैसे ही हॉस्पिटल की बात करूं मैं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो है, जब पीजीआई है, एम्स है, यहाँ पर भी बहुत सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जनरल हॉस्पिटल होते हैं, है ना, डिफरेंट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं। वो एक बहुत लंबी चेन है गवर्नमेंट के पार्ट पे भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की, जो कि लोगों का वेलफेयर ऑप्टिमाइज करती हैं, उनकी हेल्थ ऑप्टिमाइज करती हैं। बट एट द सेम टाइम यू विल सी बड़े बड़े मैक्स हैं, फोर्टिस है, ऐसे से बहुत सारे हॉस्पिटल मिलेंगे आपको जो अपने आप अपना पैसा लगा करके लोगों को एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इज द बिगेस्ट बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसकी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को भी अलाउ किया हुआ कि आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, अपने हॉस्पिटल खोल सकते हो, जहां जहां भी जो भी करना है वहां पर वो जहां भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ओपन इकोनॉमी, इसको भी पढ़ना है आपने, ज्यादा पढ़ा नहीं होगा। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? ओपन इकोनॉमी में जीरो कंट्रोल ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कुछ भी करो, कोई चक्कर नहीं है। गवर्नमेंट डिफेंस देखती होगी और लॉ एंड ऑर्डर देखती है, बाकी कुछ नहीं देखती है। प्रोडक्शन के जो मेन्स होते हैं उसके ऊपर भी लोगों का आधिपत्य रहता है, लोगों की ओनरशिप रहती है जो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे आर देयर फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। एग्जांपल है सिंगापुर,
सिंगापुर, यूएसए, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है ओपन इकोनॉमी के, है ना। द फिफ्थ वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? नो बाउंड्रीज आर ओपन, किसी को ना आने देंगे ना जाने देंगे, नो बाउंड्रीज ओपन, नो ट्रेड, ट्रेड दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद एनी आउटसाइड कंट्री, कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताओ जरा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो सोचो बोला एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, ऐसे क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है कोई आपके ध्यान में? मेरे ध्यान में है, इट इज नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। वो नहीं मानता भाई किसी को, ना मेरे इधर आओ ना मैं जाऊंगा, ना लेना ना देना, तुम मुझे सामान मत भेजो, मत खरीदो, मत बेचो, मैं तुम्हारा सामान नहीं खरीदूंगा और ना अपना तुम्हारे को बेचूंगा। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, टोटल क्लोज्ड, कोई लेना देना नहीं किसी दुनिया से। तो ऐसी इकोनॉमी अभी फिलहाल जो मेरे हिसाब से एग्जांपल है, दैट इज ओनली वन, दैट इज नॉर्थ कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं इकोनॉमी के, वो क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक जो एक सिस्टम होता है इकोनॉमी का, इकोनॉमी कैसे बनती है, कैसे इवॉल्व होती है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, दीज आर बेसिक पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी चलती है, इवॉल्व होती है, काम करती है, तो इस बेस पे करती है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, उसके लिए भी रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है, किस तरह से है, उस पे उसका क्या मोल तय करना है, कितने पैसे का कोई सर्विस मिलेगी, या कैसे कोई गुड की सेल कैसे होगी, क्या उसकी प्राइस रहेगी, everything is comes under this distribution system. And sometimes in the the public sector or the mixed economy and socialist economy, it is governed by the government, but in capitalist economy it is not governed by the government, rather it is governed by the people themselves अपने। बट जो सोशलिस्ट इकोनॉमीज हैं या मिक्स्ड इकोनॉमीज हैं, वहां पर प्राइस को आप इतना ज्यादा हाइक नहीं दे सकते, इतना राइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं चेक रहता है। हालांकि डिमांड एंड सप्लाई इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस, बट यहाँ कहीं ना कहीं फिर भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। नहीं इतना प्याज की अब दाम बढ़ा दिए, टमाटर के दाम बढ़ा दिए, नहीं, वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चेक कर सकती है और सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट। जैसे मान लो कहीं पर पब्लिक के ऊपर वो प्राइस का बर्डन ट्रांसफर ना हो, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर को कई बार सब्सिडी दे देती है, तो वो वाला एलिमेंट रहता है यहाँ पर। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये नहीं रहता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। देन कंजम्पशन, कौन कौन कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, सर्विसेज को, और जो गुड्स हैं उनको कंज्यूम कैसे किया जा रहा है, दैट इज अगेन वेरी सीरियस क्वेश्चन अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज। इट वेरीज फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप देखते हैं राशनिंग का सिस्टम होता है, राशनिंग का, है ना, राशनिंग। जैसे मान लो बहुत कोई गरीब कैटेगरी, जैसे इंडिया की बात करूं तो क्योंकि वेलफेयर स्टेट है यहाँ हमारे इंडिया में, तो किसी कोई व्यक्ति जो है खाने से वंचित ना रहे, भोजन से वंचित ना रहे, भूखा ना रहे, उसके लिए सिस्टम बनाया हुआ है कि ये कैटेगरी है, मान लीजिए बीपीएल कैटेगरी है, बीपीएल से भी नीचे वाली कैटेगरी है, अंत्योदय कैटेगरी है, तो उसके लिए दाल का रेट ये होगा, चावल का ये होगा, और हर चीज का डिफाइन किया गवर्नमेंट ने, इंटरफेरेंस रहती है गवर्नमेंट की। बट देन अगेन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रेट तय किए हुए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी। कई लोगों ने, कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो प्रोपोनेंट्स हैं, उन लोगों ने ये डेफिनेशन भी दी है कि मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इज what is economics. Now let us see what is production. Production is very important, but what different
एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें ये आ गई आपकी प्रोडक्शन, मैं ये सब बना देता हूं आपके लिए। दिस इज प्रोडक्शन सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, लेट अस मेक लाइक दिस, ये आ जाता है, सॉरी मुझे ड्रॉ करना अच्छे से नहीं आता, ये हो गया, ये हो गया। नाउ हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन होती है कैसे होती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कैपिटल। भाई साहब पैसा नहीं होगा तो कहां से प्रोड्यूस करोगे, तो प्रोड्यूस करने के लिए पहला जो चीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल के बाद होता है लेबर। आपके पास लेबर नहीं होगी, प्रोड्यूस करने के लिए लेबर रिक्वायर्ड होती है। तो कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कारखाना है बड़ा जहां पर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं या इवन सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वहां पर लेबर चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहां देखते हैं आप कितने सारे लोग शाम को निकलते हैं, कितने सारे लोग सुबह जाते हैं वहां एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब ये चीप है, मतलब सस्ती लेबर मिलती है, महंगी लेबर मिलती है, लेबर सप्लायर जो है वो क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो सारी बातें मैटर करती हैं लेबर के ऊपर। तो जैसे अब सर्विसेज की बात करूं तो जोमेटो की बात कर लेते हैं। जोमेटो पे आप ऑर्डर करते हो पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, तो उसमें जो लोग आपको वो लेके आते हैं आपके घर पे, दरवाजे पे लेके आते हैं, वो लोग भी लेबर का ही पार्ट रहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के वहां काम कर रहे हो, तो वो भी लेबर है। देन सेकंड वन इज लैंड। लैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रोडक्शन। जहां पर आपने फैक्ट्री लगानी है, सेटअप करना है, वो लैंड कैसे अवेलेबल आपको रहती है। इंडिया में तो आपको पता है कि ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉट गवर्नमेंट बनाती है, अनाउंस करती है उस एरिया में, तो वहां पर सब्सिडी पे लैंड मिलती है। बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से सिंगल विंडो फैसिलिटी क्रिएट की होती, ताकि उस एंटरप्रेन्योर को यहाँ वहां ना जाना पड़े, एक जगह ही उसकी सारी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएं, सब लाइसेंस एक जगह मिल जाएं, सभी एनओसीज एंड सारी चीजें मिल जाएं। तो ये जो लैंड होती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन प्रोडक्शन। देन एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा बंदा भी चाहिए ना जो अपना पैसा लगाएगा और फैक्ट्री खोलेगा, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। तो उद्यमी चाहिए होता है ताकि उसका वो अपने आइडिया को कंसीव करेगा, कुछ प्रोड्यूस करने की जो एक रणनीति बनाएगा, प्लानिंग करेगा, और उसके तहत फिर वो प्रोड्यूस करेगा सिस्टम, सारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो करना चाहता है। सो दीज फोर आर द बेसिक एलिमेंट्स, यू नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। वन इज कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड लैंड। आपको ध्यान रखना है ये चार चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको देखना है कि आपको इस तरह का चीज, ये सारी चीजें याद रखनी है, बाय हार्ट आपको लर्न करनी है और समझनी है। जब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फिर नहीं आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ हमने बहुत सारी चीजें आज पढ़ी इकोनॉमिक्स में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात की।